हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, जाइगोट जब बनता है तो कौन कौन सी आगे फर्दर स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए ड्यूरेशन 28-29 डेज़ का जो ड्यूरेशन होता है। अलग अलग फेजेस पढ़ी थी हमने वहाँ पे। पहली फेज़ थी मेंस्ट्रुअल फेज़, जिसको ब्लीडिंग फेज़ भी बोलते हैं। उसके अलावा सेकंड फेज़ कौन सी थी, प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज़। देन ओवुलेशन था। ओवुलेशन कौन सा हार्मोन कॉज करता है, हमने बताया था कि LH और FSH का लेवल जो है मिडल ऑफ द साइकिल में इंक्रीज़ हो जाता है, उसको बोलते हैं। और अगर LH का लेवल इंक्रीज़ हुआ तो उसको बोलते हैं LH सर्ज। ऐसे ही FSH सर्ज भी होता है। सो LH इज़ ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन, इतना हमने बताया था। उसके बाद लास्ट फेज़ कौन सी होती है, ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज़। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। ठीक है, जब हमने बताया था कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है तो क्या वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आगे उसका क्या होता है, वो बेसिकली क्या हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है। ये सब हमने बातें कर ली थी। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो कब स्टार्ट होगी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। 10 to 12 ईयर्स की एज जो होती है वो प्यूबर्टी एज हम बोलते हैं फीमेल्स के केस में। लेकिन मेल्स के केस में थोड़ी सी ये 1-2 साल का डिले होता है, लाइक 12 to 14 ईयर्स की एज बोल सकते हैं। उसके अलावा मिनार्क इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ऑनसेट या फिर स्टार्ट ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, क्या, मेनार्क। और ऐसे ही अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं हम, मेनोपॉज। ये सब बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं सो आप उनको देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है, हमने डाल रखी है, उसमें सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के बारे में भी जिक्र करेंगे। इंसेमिनेशन क्या होता है, हम ये बोलते हैं द डिपोजिशन ऑफ सीमन। सीमन का डिपोजिशन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्या होता है बेसिकली कि मेल बॉडी से जो सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं। वो अपनी जर्नी तय करते हैं, कहाँ से, सर्विक्स, देन यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब। और ये पूरी हम ये बोल सकते हैं अबाउट 30 सेंटीमीटर की जर्नी होती है। हमने ये भी बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि स्पर्म्स इनसाइड द मेल बॉडी कैन नॉट मूव देयर ऑन। हमने ये तो बता दिया कि स्पर्म के अंदर टेल होती है या फ्लेजिला होता है जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट शो करता है, लेकिन मेल बॉडी के अंदर वो अपने आप मोमेंट मोटिलिटी शो नहीं करते। वो मोटिलिटी कब शो करते हैं, जब वो खुद से स्विमिंग, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं तब वो मोटिलिटी जो है वो शो करते हैं। पूरी 30 सेंटीमीटर की जर्नी होती है, कहाँ से, साइट ऑफ डिपोजिशन टू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक की पूरी 30 सेंटीमीटर की ये जर्नी होती है। इसमें बेसिकली हम ये बोलेंगे कि बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं पहुँचते पहुँचते। क्यों, क्योंकि बहुत हम ये बोल सकते हैं कि नंबर इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा होता है। हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म्स का नंबर है वो मिलियंस के अमाउंट में होता है, लेकिन ओवम कितना बनता है, सिर्फ एक ही बनता है। उसके अलावा भी एक चीज़ ध्यान रखना कि एक पूरे फीमेल के लाइफ साइकिल में अराउंड 400 to 450 एग्स जो ही वो ले करती है। 400 से 450 के तकरीबन जो एग्स होते हैं वही एक फ़ीमेल जो है वो ले करती है। ठीक है, देन डिपोजिशन ऑफ सीमन। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमन, ये भी हमने पहले बताया था। एक टिपिकल इजैकुलेशन में एक सीमन की कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, अबाउट 2.5 to 5 ml। और ईच ml, हर एक 1 ml में कितना होगा, 50 to 120 मिलियन स्पर्म्स पर ml होते हैं। ठीक है, अगर स्पर्म्स का नंबर कम हो जाता है तो उसके लिए एक टर्म यूज की थी हमने, क्या, ओलिगोस्पर्मिया। लेकिन अगर नंबर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है, मोर, हम ये बोल सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ स्पर्म्स कैन नॉट इंडिकेट मोर फर्टिलिटी। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर स्पर्म्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो मोर फर्टाइल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है ये कोई इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन का भी चांस हो सकता है। इंसेमिनेशन की बात की हमने।
देन स्पर्म्स का नंबर इतना ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ जहाँ से वो डिपॉजिट हुए हैं सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वेजाइना की पीएच एसिडिक है, उसके अलावा दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि कुछ फैगोसाइट्स होती हैं, फीमेल की जो वेजाइना है वहाँ पे कुछ फैगोसाइट्स होती हैं जो इन स्पर्म्स को किल कर जाती हैं। और स्पर्म्स कौन सी शुगर यूज़ करते हैं, हमने बताया था फ्रक्टोज शुगर स्पर्म यूज़ करते हैं। सो थोड़ी बहुत फ्रक्टोज शुगर होती है, उसी के सहारे वो अपनी पूरी जर्नी तय करते हैं। और ज़रूरी भी नहीं कि सारे स्पर्म वहाँ तक पहुँच पाए, बहुत लिमिटेड स्पर्म्स ही होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा स्पर्म ऐसे होते हैं जो रोंग फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। मतलब 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, आपको पता है, राइट और लेफ़्ट। तो स्पर्म को नहीं पता ना कि कौन सी फैलोपियन ट्यूब से, कौन सी साइड की ओवरी से जो एग है वो रिलीज़ हुआ, या फिर जो सेकेंडरी oocyte है कौन सी साइड से वो रिलीज़ हुआ है, लेफ़्ट से हुआ या फिर राइट से हुआ है। तो 50% से भी ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं कि स्पर्म्स जो है वो रॉन्ग साइड में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन आप जानते हो कि मेल और फीमेल जो प्रोन्यूक्लियाई हैं उनका फ्यूज़न ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसमें एक डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से रिगार्डिंग हमने पहले बताया था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होती है, या फिर एम्पुलर रीजन भी बोल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी इसको एम्पुलरी इस्थमिक रीजन बोलती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट है कि फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इफ स्पर्म्स एंड ओवम आर साइमल्टेनियसली ट्रांसफर्ड टू एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, स्पर्म और हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का फ्यूज़न होगा। और हमने बताया था कि जब ये फ्यूज़ करेंगे तभी ओवम बनेगा, क्योंकि उसकी जो मियोसिस अरेस्टेड थी वो आगे कंप्लीट होती है। मर्जेज इनटू ए सिंगल डिप्लॉइड न्यूक्लियस, और उनके फ्यूजन से क्या बनता है, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है जिसको हम जाइगोट बनते हैं, जाइगोट बोल देते हैं। स्पर्म्स कैन रिमेन वायबल, ये भी हमने बताया था कि वायबिलिटी जो स्पर्म है वो 3 डेज तक उनका लाइफ स्पैन होता है, 3 दिन तक वो जिंदा रहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या फीमेल की बॉडी में। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte होता है उसका टाइम कितना बताया था हमने, अगर आपको याद हो, वहाँ हमने बताया था 24 आवर्स। सो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो पहले 3 डेज में जो है वो मैक्सिमम होते हैं आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। सो क्लियर है आपको यहाँ तक। अब हम बात करते हैं जो अभी हमने पॉइंट बताए थे उनके बारे में। लिखा है स्पर्म्स स्विम फ्रॉम वेजाइना इनटू द सर्वाइकल कैनाल बाय विप लाइक मोमेंट्स, और वो मूवमेंट इस तरीके से मूवमेंट करके जाते हैं, वो मोमेंट ऑफ देयर टेल्स, टेल की हेल्प से। ठीक है, हमने यही बताया था कि स्पर्म्स मोटिलिटी या मोमेंट शो कब करते हैं, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। देन बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की बीटिंग से जो मोमेंट क्रिएट होती है उसमें जो स्पीड है वो रफली बोले जाती है 3 मिलीमीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि 1 मिनट में स्पर्म्स जो है वो 3 मिलीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। और ये पूरी जर्नी जो है कितने सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर की। साइट ऑफ डिपोजिशन दैट इज़ वेजाइना से लेकर के फैलोपियन ट्यूब तक। स्पर्म्स में फर्टिलाइज करने की एबिलिटी तभी आती है जब वो खुद से मूव करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ऑल कोपुलेशंस नीड नॉट टू बी फर्टिलाइजेशन, जितने भी कोपुलेशन हैं उनका मतलब फर्टिलाइजेशन से नहीं होता है, सभी फर्टिलाइजेशन इल्ड नहीं करते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ओवरऑल अगर हम बोलें तो अप्रोक्स 100 मिनट की ये प्रोसेस बोल सकते हैं, 1 आवर और 45 मिनट्स के आसपास ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। इसके अलावा एक बात हमने और बताई थी कि अगर हम फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म हैं उसको ओवम के साथ फ्यूज़ कर दें तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें अभी एक प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो प्रोसेस नहीं होगी तब तक फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाता। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं स्टेज ऑफ फाइनल मैच्योरिटी। फाइनल मैच्योरिटी की एक स्टेज है जो क्या इनेबल करती है स्पर्म को टू कॉज द फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अ स्टेज ऑफ फाइनल मैच्योरिटी विच इनेबल्स द स्पर्म टू कॉज
फर्टिलाइजेशन। अगर कैपेसिटेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करें सो कैपेसिटेशन टेक्स अबाउट 7 आवर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेशन और ये जो टाइम है ये कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। अब ये एक डायग्राम दिखाया है हमने कि एक ओवम जो सराउंडेड है स्पर्म्स के द्वारा, ये हमने दिखाए हैं। ये एक स्पर्म हो गया, ये एक स्पर्म हो गया। आपकी एनसीईआरटी ये लिखती है कि अगर एक स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट में आया ज़ोना पेलुसिडा लेयर के, सो इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ए फर्दर एडिशनल स्पर्म्स। मतलब क्या कि अगर एक स्पर्म कांटेक्ट में आता है इस लेयर के, सो ये बाकी जो स्पर्म हैं उनकी एंट्री को प्रिवेंट कर देगा कि वो बाकी सब उसके साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। विच मीन्स ओनली वन स्पर्म विल फर्टिलाइज विद वन ओवम। एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा सिर्फ एक ओवम के साथ में। ये इसकी लेयर्स हैं, इसकी नेमिंग भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये भी आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्पर्म को अगर फर्टिलाइजेशन करनी है, ओवम के साथ में फ्यूज़ करना है, सो उसको ये सारे लेयर्स को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। कौन कौन सी लेयर्स को? ज़ोना पेलुसिडा लेयर है, उसके अलावा ये भी तो लेयर है ना, तो ये कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं ये सब। उसके अलावा ये अंदर क्या होता है? पेरीविटेलाइन स्पेस होता है। और एक और टर्म यूज़ करते हैं हम, ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं क्यूमुलस ऊफरस। क्यूमुलस ऊफरस ये कुछ नहीं, बेसिकली लेयर ऑफ ए ग्रेनुलोसा सेल्स। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो ग्रेनुलोसा सेल्स के बारे में। सो देखते हैं क्या पॉइंट लिखा है। फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, फर्टिलाइजेशन होने के लिए ए स्पर्म सेल मस्ट पेनिट्रेट फॉलोइंग लेयर्स। कौन कौन सी लेयर को? ग्रेनुलोसा सेल्स, देन कोरोना रेडिएटा। ग्रेनुलोसा सेल की लेयर के लिए हम क्यूमुलस ऊफरस वी वर्ड यूज कर सकते हैं, देन कोरोना रेडिएटा, उसके अलावा ज़ोना पेलुसिडा। इन लेयर्स को जब वो पेनिट्रेट करेगा तभी वो ओवम के साथ फ्यूज़ कर सकता है, अदरवाइज नहीं। देन एक दो पॉइंट्स और लिखे हैं। एक्रोजोमल एंजाइम्स, एक्रोजोम आपने पढ़ा था, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको स्पर्म लाइसिन्स भी कहते हैं। एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं सो आप जानते हैं हाइलोरोनिडेज, न्यूरामिनिडेज, जोनालाइसिन्स, ये सब एंजाइम्स होते हैं। इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन्स। सो एक्रोजोमल एंजाइम्स एंड स्ट्रॉन्ग टेल मोमेंट्स ऑफ ए स्पर्म। एंजाइम्स और स्पर्म की टेल मोमेंट्स वो किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इट पेनिट्रेट द कोरोना रेडिएटा। जो आउटर मोस्ट लेयर जो दिख रही है आपको, इसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है? ध्यान रखना, एक्रोजोमल एंजाइम्स एंड द स्ट्रॉन्ग टेल मोमेंट्स ऑफ ए स्पर्म, ये उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, यही हमने बताया कि स्पर्म जब आएगा सो एक्रोजोमल एंजाइम्स होते हैं और स्पर्म की टेल मोमेंट जो है वो उसको हेल्प करते हैं ताकि स्पर्म जो है वो यहाँ पे आके फ्यूज़ कर जाए। और एक स्पर्म एक टाइम पे एक ही ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है। क्लियर है? कुछ और पॉइंट देखते हैं हम। वन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन इन ज़ोना पेलुसिडा, उसको बोलते हैं ZP3। ये ध्यान रखना आपको, ZP स्टैंड फॉर ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इट एक्ट्स एज ए स्पर्म रिसेप्टर, ये स्पर्म रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करता है। इट्स बाइंडिंग टू स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन स्पर्म हेड ट्रिगर्स द एक्रोजोमल रिएक्शन। देखो क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन है ZP3, ठीक है, उसकी बाइंडिंग स्पेसिफिक मेम्ब्रेन की प्रोटीन के साथ, स्पर्म हेड के अंदर कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ जब उसकी बाइंडिंग होगी तो वो ट्रिगर करती है, वो स्टार्ट करती है किसको? एक्रोजोमल रिएक्शन को। एक्रोजोमल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो स्पर्म के एक्रोजोम में पोर्स हो जाते हैं और एक्रोजोमल कंटेंट्स जो भी हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और एक्रोजोमल रिएक्शन उन्हीं स्पर्म्स में होगा जिनका कैपेसिटेशन हो चुका है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, एक्रोजोमल रिएक्शन। देन पाथ ऑफ स्पर्म सेल की अगर हम बात करें, हमने अभी देखा था कि एक ओवम के अराउंड क्या क्या लेयर्स थी। आउटर मोस्ट कौन सी थी? अभी हमने देखा था सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा थे। देन उसके बाद में ज़ोना पेलुसिडा, स्पर्म ऐसे ही तो ट्रैवल करेगा ना, पहले कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट सेल, देन उसके बाद में ज़ोना पेलुसिडा,
उसके बाद में वो पहुंचेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, क्योंकि अभी उसको हम सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे, ओवम नहीं बोलेंगे। ओवम कब बोलेंगे? जब स्पर्म उसमें एंटर कर जाएगा तब। और उसके बाद वो कहाँ पे एंटर करेगा? साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब एक चीज़ ध्यान रखना आपको, कई कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि सिर्फ स्पर्म का हेड और मिडल पीस जो है वो एंटर करते हैं। कई की बुक्स ये लिखती हैं कि सिर्फ स्पर्म का हेड एंटर करता है ओवम के अंदर। लेकिन जो स्टैंडर्ड मेडिकल की बुक्स हैं उनमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंटायर द स्पर्म विल एंटर इनटू द ओवम साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम है, जिसको आप ऊप्लाज्म भी बोलते हैं, उसमें पूरा स्पर्म का स्पर्म जो है वो एंटर कर जाता है। सो क्लियर है आपको? ये चीज़ आपको माइंड में रख के चलनी है, ठीक। उसके अलावा आप एक चीज़ जानते हैं कि जब एक स्पर्म सेल जो है वो एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte में, तो वो अपनी मियोसिस जो अरेस्टेड थी उसको कंप्लीट करता है। वंस अ स्पर्म सेल एंटर्स ए सेकेंडरी oocyte, द oocyte फर्स्ट कंप्लीट्स मियोसिस 2। हमने बताया था पहले भी कि मियोसिस 2 जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई होती है। वो जब स्पर्म उसके अंदर एंटर करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, तब वो जा कर के कंप्लीट होती है। और जब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज़ होंगे तो ये बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई या मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। उससे क्या बनता है? एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और जाइगोट ही फर्स्ट स्टेज बोला जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का। इसी जाइगोट में आगे चल के डिविजन्स होंगे, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। इस तरीके से हम अभी पढ़ेंगे आगे क्लीवेज वगैरह में। इस तरीके से अलग अलग सेल्स की फॉर्मेशन होती है। उन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में हमने देख लिया। अब ट्विंस होते हैं बेसिकली, आपने सुना भी होगा कि ट्विंस 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन बातों को कि आपको पता है कि हर मंथली साइकिल में एक एग रिलीज होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, या तो राइट ओवरी से या लेफ्ट ओवरी से, ठीक है। लेकिन कभी कभी रेयरेस्ट कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि 2 सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, या तो राइट ओवरी से या लेफ़्ट ओवरी से, या दोनों एक ही, मान लो राइट से ही दोनों रिलीज़ हो गए या लेफ़्ट से ही दोनों रिलीज़ हो गए, या एक राइट से हो गया या एक लेफ़्ट से हो गया, कुछ भी केस हो सकता है। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विंस। ना ये द डाइजाइगोटिक ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिलीज ऑफ 2 सेकेंडरी oocytes, ठीक है। 2 सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो रहा है फ्रॉम आइदर लेफ्ट और राइट और बोथ फ्रॉम सेम ओवरी, हम ये बोल सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ ईच बाय डिफरेंट स्पर्म्स, और उनका अलग अलग स्पर्म्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा है। हमने पढ़ा है कि स्पर्म्स जब स्विम करके जाते हैं सर्विक्स से यूट्रस देन फैलोपियन ट्यूब में, सो इधर भी जाते हैं लेफ्ट पोर्शन में भी और राइट पोर्शन में भी जाते हैं, क्योंकि स्पर्म को नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन या फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो कौन सी साइड की ओवरी से, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज़ हुआ है वो कौन सी साइड से रिलीज़ हुआ है, स्पर्म को नहीं पता। सो किसी साइड भी जा सकते हैं। सो अगर 2 सेकेंडरी oocyte हुए तो 2 स्पर्म उसके साथ फ्यूज़ करेंगे और उससे डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस भी बनते हैं। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं या डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, दे मे बी ऑफ द सेम सेक्स और डिफरेंट सेक्स। वो एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, या फिर दोनों लड़कियां या दोनों लड़के भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है ओवम के साथ में वो एक्स कैरिंग है या फिर वाई कैरिंग है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या इनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ये कैसे डेवलप होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम। एक ही ओवम है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई, स्पर्म उसमें एंटर कर गया सेकेंडरी oocyte में, ओवम बन गया। लेकिन जब उसमें डिविजन्स होंगे आगे चल के तो वो कई बार 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इट अराइज फ्रॉम सेपरेशन ऑफ डेवलपिंग सेल्स। अभी हम आगे देखेंगे कि सेल्स जो है वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं। जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिविजन्स होंगे, 2 सेल की फॉर्मेशन होगी, देन 4 सेल, देन 8 सेल, इस टाइप से। सो यहाँ पे जो ट्विंस बनेंगे दे आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स, या दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियाँ होंगी। सो आपको
मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। कई बार आपसे जो CBSE जो एग्ज़ाम लेता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार ना करके वो इनडायरेक्टली भी आपसे पूछ लेता है। वो ऐसे कहेंगे कि इन आवर सोसाइटी फीमेल्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू ए गर्ल चाइल्ड, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, येस और नो, देन जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। सो वो इस टाइप से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं। सो आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। हम बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो मेल में और फीमेल में सेम होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, जो 44 क्रोमोसोम हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, और एक पेयर जो बच गया उसको बोलते हैं एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ये चीज़ ध्यान रखना है। कई बार एक नंबर में आपसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है। सो आप ये बताएंगे कि एलोसोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एंड ऑटोसोम्स द क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ठीक है, सो सेक्स जो होता है आपको पता है ह्यूमन बींग्स के केस में इट इज़ डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ फादर। जो फादर है वो डिटरमाइन करता है सेक्स को एज कम्पेयर टू मदर। क्यों? क्योंकि जो फादर है, जो मेल्स होते हैं बेसिकली वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। हेट्रो मतलब दो डिफरेंट गैमेट्स रिलीज करते हैं। कौन कौन से? एक्स या फिर वाई। अब डिपेंड करता है कि वो फीमेल के साथ एक्स मैच कर रहा है या फिर वाई। मान लो फादर हेट्रोगैमेटिक है, आपको पता है, और जो मदर है वो होमोगैमेटिक है। मदर में एक्स होते हैं क्रोमोसोम, फादर में एक्स वाई होते हैं। सो एक चांस मीटिंग होती है कि जो फादर का एक्स क्रोमोसोम अगर मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ मैच करता है तो किसका बर्थ होगा? फीमेल चाइल्ड का। और अगर फादर का वाई क्रोमोसोम फीमेल के, तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है ना फीमेल में, तो अगर उसके साथ मैच हुआ तो क्या होगा? बॉयज़ का, या फिर बॉय जो चाइल्ड है उसका बर्थ होगा। सो इट इज़ द फादर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सो यहाँ पे दिखा रखा है 44 यानी कि ऑटोसोम्स हैं ये, प्लस XX। फीमेल के केस में कैसा होगा? XX 46 हो गए क्रोमोसोम। ठीक है, देन मेल के केस में 44 प्लस XY होता है हेट्रोगैमेटिक, अभी हमने बताया। सो जब गैमेट्स बनेंगे सो हाफ नंबर ऑफ गैमेट 22 प्लस XX और 22 प्लस X यहाँ पे। ठीक है, 22 प्लस X, अगर इसको आधे पार्ट में डिवाइड करेंगे इधर 22 प्लस X, ऐसे ही यहाँ पे 22 प्लस X और 22 प्लस Y। ठीक है, सो जब हम इनको मैच करेंगे सो हमारे पास क्या रेशियो आएगा? अगर 44 प्लस XX है मतलब फीमेल, ये सिंबल से डिनोट करते हैं फीमेल। यहाँ पे 44 प्लस XY मेल, 44 प्लस XX फीमेल एंड 44 प्लस XY मेल। सो आप देखेंगे कि इक्वल रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो चांस है वो इक्वल है। सो 50% चांस होते हैं कि किसी बॉय का बर्थ होगा या फिर किसी गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन ए फैमिली देयर आर 6 daughters एंड द फैमिली इज़ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बेबी, सो व्हाट डू यू थिंक द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी? सो आपको अपना लॉजिक ना लगा के वहाँ पे यही बताना है कि चांसेस आर 50%। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक फैमिली में इतने डॉटर हैं सो अगला भी या अगली भी जो है वो डॉटर ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर ऑलवेज, हम ये बोलेंगे 50% चांसेस। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज के बारे में। अभी तक हमने देखा था कि मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन से क्या बनता है? एक डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है। अब जो जाइगोट है उसमें डिवीजन्स होने स्टार्ट होंगे। जाइगोट में डिवीज़न होंगे, माइटोटिक डिवीज़न होंगे। बेसिकली पहले 2 सेल की फॉर्मेशन होगी, फिर 4 सेल बनेंगे, उसके बाद 8 सेल बनेंगे, देन 16 सेल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि 2 से 4 ही बने, 4 से 8 ही बने। कई बार 2 से 3 भी बन सकते हैं, 8 के बजाय 7 या 9 भी बन सकते हैं। ये डिवीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 2 से हमेशा 4 और 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे ही बनेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन
रेपिड माइटोटिक सेल डिविजन्स ऑफ जाइगोट। जाइगोट के अंदर माइटोटिक सेल डिविजन्स होंगे बेसिकली, एंड दे आर कॉल्ड क्लीवेज। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? क्लीवेज बोलते हैं। देन जाइगोट डिवाइड करेगा एंड इट विल फॉर्म्स 2, 4, 8 डॉटर सेल्स। अलग अलग सेल्स की ये फॉर्मेशन कर देता है। जो जाइगोट है, मान लो ये जाइगोट है, ठीक है, 2n हुआ, ये अलग अलग सेल्स की पहले मान लो 2 सेल बनाएगा ये। इन 2 सेल को क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। 2 के बाद में फिर डिविजन्स होंगे और 4 सेल बनती हैं, ठीक है, 4 से फिर 8 सेल बनती हैं। सो ध्यान क्या रखना है आपको? डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, यहाँ तक हमने कर लिया। देन एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स। जो एम्ब्रियो है 8 से 16 ब्लास्टोमियर की स्टेज को, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड मोरूला। और मोरूला एक सॉलिड मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। इट इज़ ए सॉलिड मलबरी लाइक स्ट्रक्चर विदाउट एनी सेंट्रल कैविटी। इसमें कैविटी एब्सेंट होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर कैविटी बन जाएगी तो उसको हम मोरूला ने बोल के ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन मोरूला डिवाइड्स एंड फॉर्म्स ब्लास्टोसिस्ट। कई बुक्स में इसको ब्लास्टूला भी लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्लास्टूला वर्ड हम मैमल्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। फॉर मैमल्स वी यूज़ द टर्म ब्लास्टोसिस्ट। देन द ब्लास्टोसिस्ट, या फिर ये बोल सकते हैं द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड। 2 लेयर में वो अरेंज होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। सो क्लियर है? देन अभी हमने क्या बात की है कि 2 लेयर की फॉर्मेशन हुई है। अब आउटर मोस्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट, इनर जो लेयर है उसको इनर सेल मास बोलते हैं। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगी। एंड द इनर सेल मास, जिसको हम ICM भी बोलते हैं, इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो। ये चीज़ भी ध्यान रखना आपको कि ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है? वो अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम के साथ में, और जो इनर सेल मास है वो किस में डिफ्रेंशिएट होगी? एम्ब्रियो में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रेपिडली, बहुत रेपिडली डिवाइड करती हैं, एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, वो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। जिससे क्या होगा? जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या होता है? जो यूटेराइन सेल हैं वो डिवाइड करेंगी एंड दे कवर द ब्लास्टोसिस्ट, और उससे क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट जो वो एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। ये डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं कि ये जो आउटर लेयर है ये किस में तब्दील हो जाती है? ट्रोफोब्लास्ट में। और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दे ट्रांसफॉर्म इनटू इनर सेल मास, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा सा ब्रीफ में देखें तो ये है आउटर मोस्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट, एंड इनर मोस्ट लेयर जो है ये इनर लेयर ICM, इनर सेल मास। इनर सेल मास आगे फर्दर डेवलप हो रही है किसमें? एम्ब्रियो में, ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो किसके साथ अटैच हो रहा है? अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए। कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।